तो बेसिकली हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो बोले तो सिंपली आप अपना एक स्टॉक का पर्टिकुलरली एक वॉच लिस्ट बना करके रखते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का एक अलग से सेक्शन बना करके रखते हैं कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आपका कुछ स्टॉक्स रहते हैं, जिस स्टॉक्स के ऊपर आपने एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के पीछे कुछ रैशनल्स है, कुछ बेसिक थॉट्स है और कुछ आइडियाज़ है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। बट पोर्टफोलियो क्रिएशन एक साइंटिफिक मेथड है। बेसिकली इसके पीछे ना अगर देखा जाए कि एक बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज इसमें काम करता है। तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपको ईजी वे में और जितना शॉर्ट में ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ। और पिछले क्लास में एक कॉमन क्वेरी आ रहा था आप सारे लोगों के लिए। तो बहुत लोग बाद में भी क्वेरी किए थे। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि उन लोगों को हम लोगों के साथ बात करने के बाद में लिंक नहीं मिल रहा था कि इनफैक्ट कैसे कनेक्ट किया जाए। एक बहुत बड़ा क्वेरी था बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए। इन द मीन टाइम मैं आपका जितना भी हम लोग का कॉन्टैक्ट पब्लिकली अवेलेबल है उसको शेयर कर देता हूँ। आप लोगों का चैट बॉक्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। आप लोग उससे हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर बाद में कोई क्वेरीज छूट जाए, अगर नहीं कर पाएँ या तो बाद में कुछ अगर लगेगा ऐसे पूछना ज़रूरी है, सो आप डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और डेफिनिटली वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर मैटर। ओके। तो वेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएशन का, तो इसका एक्चुअल पर्पस क्या है? इसका बेसिकली दो पर्पस है। एक तो हम लोग का पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट तो देगा ही। बट अभी होता क्या है कि एक अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट और एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर आप यही काम अगर अनप्लान्ड वे में करते हो, कोई रैंडम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो, कुछ भी करके अपने पोर्टफोलियो बनाते हो, तो उसमें से भी ऐसे नहीं है कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट आज के डेट में अगर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 20,000 के अप्रोक्सीमेटली आज अपना निफ्टी खड़ा है। तो आज से लेकर के अगर 10 साल आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर आपको उसमें जनरेट होते हुए आपको दिखेगा। सो उस जगह पर प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉफिट तो आपको दिखेगा, बट वो प्रॉफिट हो सकता है कि आपने अगर उसको सोच समझ करके करते तो जितना प्रॉफिट आ सकता था उतना नहीं हो। तो अगर आपने इतना मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे अगर अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और टेक्निकल वे में किया जाए। सो दैट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन। तो पोर्टफोलियो मेकिंग में सबसे बड़ा जो रोल निभाता है, जो मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। क्योंकि लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जब करने जाते हैं, बाद में क्या होगा 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो किसी को नहीं पता है। सो हम लोग बस एक प्रीवियस हिस्ट्री एक अपना एंटिसिपेशन के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं और बाद में इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखते हैं कि ये जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बाद में भी ऐसे ही रहेगा। तो यही हम लोग का एक्सपेक्टेशंस भी रहता है। बट ये कोई किसी को भी नहीं पता 15-20 साल बाद क्या होने वाला है। सो उस बीच में अगर आपने ऐसे कोई स्टॉक चुन लिए हैं कि जिसके लिए आपको बार-बार आपको हेडेक लेना पड़ रहा है, अगर आपको बार-बार टेस्ट होना पड़ रहा है, आपको एंग्जायटी में आप भूग रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केसेस में वो पोर्टफोलियो मेकिंग का कोई पर्पस नहीं होता है। तो आपको पहले एक बार थोड़ा सोच समझ करके एक प्लानिंग के साथ अपने पोर्टफोलियो बना लीजिए। उसके बाद उसको सिस्टमैटिक वे में उसके ऊपर आप रिलीजियसली अपना जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर आपने डिनोट किए, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। सो दैट्स ऑल। उसमें आपको ज़्यादा हेडेक लेने का ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल और सबसे अगर देखा जाए तो कम रिस्क वाला अगर कोई तरीका है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, सो दिस इज़ द थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना क्या है पोर्टफोलियो मेकिंग के लिए, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट का गोल डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि रैंडमली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको खुद पता नहीं रहता है कि इनफैक्ट आप कितना दिन के लिए कोई पोर्टफोलियो कोई स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। तो जब इस तरह का माइंडसेट के साथ हम काम करते हैं ना तो वहाँ पे एग्जैक्टली आप जब स्टॉक को पिक करते हो तो वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है। तो पहले तो बात फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना जरूरी है कि आप एक अपना माइंडसेट को बना लीजिए कि ये आई एम गोइंग टू जस्ट बिल्ड दिस पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो आप पहले वो डिसाइड कर लीजिए कि 5 साल 10 साल 15 साल कितना साल के लिए आप वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। और जितना भी साल के लिए आप बिल्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप उसी हिसाब से स्टॉक को पिक करिए। सो आपके लिए वो बेटर रहेगा और एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन आपको एक अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होगा। तो पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए मैं आपको एक टिप्स बता दूं कि बेटर है आप लोग कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट को जो आप शॉर्ट टर्म में आप कर रहे हो, अभी ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इंडेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक ऑप्शन में भी करते हैं। तो इस तरह का ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो को कभी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ मत रखिए।
ये बहुत बड़ा गलती है और ये गलती अक्सर लोग करते हैं। तो आज के डेट में अगर मल्टीपल डीमैट अकाउंट होल्ड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी फैमिली मेंबर आपका जो नॉन अर्निंग है उनके नाम पे भी एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाला जो पोर्टफोलियो आप होल्ड कर रहे हो वो पोर्टफोलियो अगर आप टैक्स पेयर हो तो आप अपने नाम पे होल्ड करिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो आपने पोर्टफोलियो यूज़ करेंगे, आई मीन जो डीमैट अकाउंट यूज़ करेंगे उसको चाहे कोई नॉन अर्निंग मेंबर अगर आपके फैमिली में बिलोंग करते हैं तो उनके नाम पे भी ओपन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपका प्रॉफिट गेन होता है तो आपने एसटीसीजी वाला जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन वाला जो टैक्स आपके पास देना पड़ता है उससे आप बच जाएंगे। तो कम से कम उसमें कुछ ना कुछ आपका टैक्स प्लानिंग भी काम आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर हो सके तो इसको फॉलो भी करिएगा। तो पोर्टफोलियो में कभी भी किसी भी दो तरह का स्टॉक्स को मिक्स नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए सेपरेट पोर्टफोलियो रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए सेपरेट डिमैट अकाउंट रखिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब आपको इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड आपने पहले ही कर लिए कि आपको कितना साल के लिए होल्ड करना है, ठीक है? सो वो आपको पहले डिनोट करना ज़रूरी है। जिस हिसाब से करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉक स्पीकिंग का जो टेक्निक है उसको अप्लाई करेंगे। सेकंड वन, आप अपना रिस्क टॉलरेट को पहले एक अनुमान कर लीजिए कि आप एग्ज़ैक्टली कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि दुनिया में जितने भी आदमी हैं ना, सारे लोग एक जैसे रिस्क नहीं ले सकते। सारे लोगों के केसेज़ में ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ये एक्चुअली हम लोगों की बात नहीं है। ये दुनिया में इनफैक्ट सारे चीज़ों के लिए ये बात सही है कि ऑलमोस्ट सारे जो चीज़ें हैं ना, वो अपना स्टेबलाइज़ ज़ोन में, स्टेबलाइज़ स्टेट में जाने के लिए कोशिश करते हैं। दिस इज़ साइंस। सो हम लोगों का भी जो मेंटालिटी है ना, जो हम लोग का कम्फर्ट ज़ोन में है ना, हम लोग हमेशा उस जगह पे जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो लोगों के पास अक्सर बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है ये देखने के लिए, बहुत लोगों के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है, या बहुत लोगों के पास क्या होता है ना कि उनका मेंटालिटी और कुछ काम करता है। तो अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई आप पहले अपना कंफर्ट जोन को ढूंढिए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है, किस में आपका लर्निंग अच्छा है, किस में आपका एक्सपर्टाइज अच्छा है, कौन सा काम आप करेंगे तो आप कर पाएंगे इनफैक्ट बाद में भी, और आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो वो एक बार थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए। करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट आप स्टॉक अगर पिक करते हैं तो बाद में आपका जो ड्यूरिंग मार्केट वोलाटिलेशन या तो जो फ्लक्चुएशन जो प्रॉब्लम्स आता है मार्केट में, जो प्राइस का उतार चढ़ाव जो चलता रहता है, और साथ में हम लोग का साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट आता है वो कम होगा। और साइकोलॉजी कम इम्पैक्टेड होगा तो ऑब्वियसली आप उसमें से गलत डिसीजन भी कम लेंगे। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप पहले अपना रिस्क प्रोफाइल आप डिनोट कर लीजिए क्या है, उसके बाद ही जाकर के आपने उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक चूज़ करिए। नेक्स्ट वन आपको क्या करना चाहिए, आप हमेशा आपका पोर्टफोलियो को हेज करिए। हेज करने का मतलब ये है कि आप अपना बैलेंस करना, एक तरह से आप बोल सकते हो, अपना रिस्क को कम करना। सो पोर्टफोलियो में आप अगर डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो में जितना भी स्टॉक्स है सारे तो ऑलरेडी इक्विटी से बिलोंग करता है। सो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि इक्विटी सेगमेंट ऑल ओवर एक ही सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इसमें एग्जैक्टली अगर आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से बदलेंगे तो ये एसेट के एलोकेशन के हिसाब से वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो उस जगह पर ये नहीं है कि आपने डिफेंसिव स्टॉक्स चूज कर रहे हैं, आपने साइक्लिक स्टॉक चूज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली कभी भी अगर इक्विटी मार्केट अगर ओवरऑल परफॉर्म नहीं करेगा, या तो अगर किसी कारण से अगर मार्केट में रिसेशन जैसा कोई स्थिति आए, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का भी इम्पेक्टेड होगा और वो भी कुछ अच्छा नहीं रिजल्ट देगा इस जगह पे। इसीलिए आपको पहले से ही जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में इसको काम करना चालू करिए। लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपया का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, मैं 1 लाख का एग्जाम्पल लिया, आपने वो 10,000 से भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप अपना 10%, 5 to 10% ऑफ अमाउंट कम से कम आप गोल्ड इन्वेस्टिंग के लिए एलोकेट करके रखिए। जिस जगह पे आपको गोल्ड डायरेक्टली फिजिकली इन्वेस्ट नहीं करना है, आप उसको डिजिटल गोल्ड के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बेटर है अगर एसजीबी वगैरह आपने यूज़ करते हो तो आपका गोल्ड इन्वेस्टिंग का रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, विथ टैक्स बेनिफिट भी आपको अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 5 से 10% आपका जो कैपिटल है उसको एलोकेट करके रखिए सेपरेटली। उसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग में यूज मत करिए, वो सिर्फ गोल्ड के नाम पे रहेगा और उसी में आपको काम करना है। बाकी जो रेस्ट अमाउंट आपका 90% रह गया, वो 90% आप डिप्लॉय करिए आपका इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, सो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना रहेगा वो मैं बताता हूँ। सो दैट इज योर डाइवर्सिफिकेशन। सो आपने अगर पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेक्टर से अगर स्टॉक चूज करते हैं तो जनरली आपका पोर्टफोलियो कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता है। सो आपने कितने भी अच्छा कंपनीज चूज कर रहे हैं, कोई अगर ऐसा है कि कोई सिर्फ टीसीएस, इन्फोसिस और कोग्निजेंट वगैरह, सॉरी आई मीन कोग्निजेंट का तो शायद लिस्टेड है नहीं, इन पे इस तरह का आईटी सेक्टर का जो इतना भी स्टॉक्स है वो चाहे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, अगर आप चूज करते हो तो आपका पोर्टफोलियो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क में प्रॉब्लम में आ सकता है। तो जनरली उस जगह पे कोशिश करिए कि अलग अलग सेक्टर्स को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सारे सेक्टर्स एक साथ हमेशा रन नहीं करता है, सारे सेक्टर्स एक साथ हमेशा डीके भी नहीं करता है बहुत सारे केसेस में। तो अगर ओवरऑल आपने सारे सेक्टर को कवर करते हो अलग अलग तरीके से, तो कंपेरेटिवली आपका पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम रहेगा और रिटर्न भी आपको कंपेरेटिवली अच्छा मिलेगा।
एडजस्टेड वाला। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है? सो मैं आपको कुछ ईज़ी वे बताता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे कि कैसे करना है। सो अगर हो पाएगा इसको फॉलो कर सकते हैं आप। तो करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस यही है कि आप जो है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो को अलग-अलग इक्विटी सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। तो सेक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हो। सो सेक्टर में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लेट्स से अपने पास जितना भी सेक्टर है मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और साथ में मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहले सेक्टर्स कौन-कौन सा अवेलेबल है, जैसे कि आपका हो गया बैंकिंग हो गया, ठीक है? आप पीएसयू बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आईटी सेक्टर, ठीक है? एफएमसीजी, फार्मा हो सकता है, ठीक है? और भी आपका जितना भी आप अपना बोल सकते हो, मेटल हो सकता है एंड एनर्जी हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आप अलग-अलग सेक्टर में इसको क्लासिफ़ाई कर लीजिए और आप वन्स इसको अलग-अलग सेक्टर में क्लासिफ़ाई कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपका ये सेक्टोरल का जो मतलब जो आपने रिस्क क्रिएट कर रहे थे पर्टिकुलर एक स्टॉक क्रिएट करने से, ये स्टॉक आप ऑटोमेटिकली रिस्क आपका कम हो जाएगा। देन अगेन सेक्टोरल, सपोज़ आपने बैंकिंग सेक्टर का एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक चूज़ किया है। लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने एचडीएफसी बैंक को चूज़ किया है, ठीक है? सो अब करना क्या है कि आपको पर्टिकुलर स्टॉक चूज़ करने से पहले ना इसमें और एक आपको काम करना रहेगा। क्या काम करना रहेगा? आप इस पर्टिकुलर एक सेक्टर का ना स्टॉक्स को 3 अलग-अलग सेगमेंटाइज़ कर लीजिए। कैसे करेंगे? 3 अलग-अलग मार्केट कैप के ऊपर बेस करके। सो 1 आपके लिए लार्ज कैप रहेगा, 1 आपके लिए मिड कैप रहेगा और 1 आपके लिए रहेगा स्मॉल कैप। ठीक है? ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सो बैंकिंग सेक्टर का आपको जो भी स्टॉक चूज़ करना है, आप 3 अलग-अलग स्टॉक चूज़ करिए। लार्ज कैप के लिए सपोज़ लेट्स से एक स्टॉक इज़ लार्ज फॉर लार्ज कैप, वाई इज़ फॉर मिड कैप एंड जेड फॉर जी फॉर इज़ फॉर स्मॉल कैप, ठीक है? 3 अलग-अलग स्टॉक चूज़ करना, 3 अलग-अलग सेक्टर का। ऐसे ही करके पीएसयू का भी करना है, आईटी का भी करिए, एफएमसीजी का भी करिए, फार्मा का करिए, मेटल का करिए, एनर्जी करिए। जितना भी सेक्टर्स आपके लिए अवेलेबल है, सारे का करिए। और तीनों अलग-अलग कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से। उससे क्या होगा कि ओवरऑल आपने सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हो, मतलब ऑल ओवर मार्केट को आप कवर कर रहे हो और लार्ज कैप में से आप अपना अगर बेस्ट स्टॉक स्टॉक को निकाल कर रहे हैं, अपना जो सबसे मतलब अच्छा स्टॉक है जिसका जनरली बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है और इनफैक्ट बहुत मतलब सही प्राइस में मिल रहा है, ऐसे कोई अगर स्टॉक चूज़ करते हो तो लार्ज कैप में आप अपने एक बेस्ट स्टॉक चूज़ करके रखते हैं। मिड कैप में भी आपने एक बेस्ट स्टॉक चूज़ किया और स्मॉल कैप में भी एक बेस्ट स्टॉक चूज़ किया। तो इसी हिसाब से आपने जब सारे स्टॉक चूज़ करेंगे तो ओवरऑल अगर आपने 8 अलग-अलग इस तरह का सेक्टर्स है, 3-3 करके करेंगे, तो जनरली 24 स्टॉक होता है। तो ये 24 स्टॉक को ट्रैक करना दैट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट और आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का और साथ-साथ में आप जो है ना कि इस तरह से आपका पोर्टफोलियो में जितना भी रिस्क आता है ना, उसको भी आप डाइवर्सिफ़ाई करके कम कर सकते हो। ओके, सो ये एक तरीका था पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। नाउ द सेकंड वन, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड वन क्या है, आपका फंडामेंटल पे आप फोकस करिए। फंडामेंटल पे फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्डअप सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के ऊपर नहीं हो सकता है। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे तो जनरली क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो में ना आप टेक्निकल चीज़ों को देखकर एंट्री और एग्जिट तो आप बढ़िया से कर सकते हो, बट आप अगर एक्चुअली उसका फंडामेंटल्स नहीं चेक करते हैं जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर में जा करके 5-10 साल बाद उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से मेंटेन होता है उसके बारे में आप कभी भी श्योर नहीं होंगे। तो जब भी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान करते हैं, फंडामेंटल को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। टेक्निकल्स को आप सिर्फ और सिर्फ अपना एंट्री और एग्जिट निकालने के लिए आप वहाँ पे उसको यूज करिए। अदरवाइज फंडामेंटल के बेसिस में ही आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो दैट विल बी द बेटर फॉर यू। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का एक पेनी स्टॉक का सेशन था, लोग पेनी स्टॉक जनरली अवॉइड करते, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सेशन ज्वाइन नहीं किए थे, बट वो एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक सेशन था। उसको वो सेशन जो लोग अटेंड किए होंगे उनको पता है कि किस तरह से फंडामेंटल स्टॉक स्क्रीन करना रहेगा। और इनफैक्ट उस सेशन में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हम लोग सिलेक्ट किए थे जो आज के डेट में कम से कम 70-80-90% तक रिटर्न दे चुका है। सो दैट वाज आल्सो ए प्रूवन टेक्निक। ठीक है, अभी फंडामेंटली अगर आप स्टॉक पिक कर लिए तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार पिक जब कर लिए तो डिसिप्लिन के साथ उसमें इन्वेस्टेड रहिए। आप वंस इन्वेस्टिंग कर लिए तो उसके साथ रिमेन इन्वेस्टेड रहिए जब तक ना आपका गोल का टाइम कंप्लीट हो जाता है, और उस बीच में आपको किसी भी लेवल पे कभी भी स्टॉक को बाई या सेल नहीं करना है। तो उस बीच में कभी भी अगर आपको उसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर और भी स्टॉक्स ऐड करना है, सो यू शुड फॉलो द टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल द टेक्निक्स रिलेटेड टू द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो उससे उसके अकॉर्डिंगली आप एंट्री पॉइंट निकालिए, किस जगह पे आपको एंट्री करना चाहिए, और एग्जैक्टली अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर नॉन परफॉर्मिंग है, अगर वो आपका नेगेटिवली आपको आपका पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उससे निकालने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस का ही सहारे लीजिए।
क्योंकि ऑल ओवर जो भी हम लोग करने वाला है ना, इसमें डिसिप्लिन इज मस्ट। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आपको गोल कभी भी नहीं दिखेगा। आप कुछ भी हापाजात डिसीजन लेंगे और अल्टीमेटली आपका जो पर्पस है वो खराब हो जाएगा। और तो और पेशेंस, पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस रखना जरूरी है। और पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर इस बीच में आप परेशान रहेंगे और हो सकता है अपने गलत डिसीजन भी ले लेंगे। आप पोर्टफोलियो चार्निंग की बारी, वंस आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने सारे कुछ कर लिया, आप इन्वेस्टिंग चालू कर चुके हो, इसके बाद आपको टाइमली पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना जरूरी है। इसके मतलब ये नहीं, अगर आपने 10 साल 15 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू जो है आपका आफ्टर 1 ईयर ही होना चाहिए। सो एटलीस्ट 1 साल या तो 3 साल छोड़ छोड़ के अपने अपना पोर्टफोलियो अपने रिव्यू करिए। उस बीच में डेली पोर्टफोलियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। आप डेली देखेंगे तो कभी भी मार्केट में जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है उसमें से आप देख करके परेशान रहेंगे, और अल्टीमेटली आप पोर्टफोलियो को भी आप कभी ना कभी हो सकता है किसी न किसी अच्छा स्टॉक को भी काट कर देंगे जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सो कभी भी पोर्टफोलियो को आप डेली के बेसिस में देखते मत रहिए। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए एक सडन टाइम डिनोट कर लीजिए कि यस आई विल रिव्यू द पोर्टफोलियो एंड चार्न इट आफ्टर 1 ईयर और 3 ईयर, एंड उसी के साथ आप रिलीजियसली उसको फॉलो करते रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पोर्टफोलियो क्रिएशन का एक और ये भी है कि हमेशा पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स, एक क्वेरी आता है हमेशा कि कितना स्टॉक्स रखना चाहिए। सो आइडियल पोर्टफोलियो शुड बी ऑफ 20 to 30 स्टॉक्स ओनली। सो इससे ज़्यादा स्टॉक्स कभी भी पोर्टफोलियो में मत रखिए, अदरवाइज आप उसमें रखेंगे भी तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, क्योंकि आप 30 अबव स्टॉक्स जब भी रखते हैं ना, तो आप 30 स्टॉक रखते हैं तो अपना पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होने के बाद बैलेंस्ड होता है। आप 30 अबव स्टॉक्स रखते हो तो सेम उतना ही वाला अमाउंट बैलेंस्ड होता है। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाएंगे तो आपके लिए ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हो सकता है फंड हाउस के पास बहुत सारा इस तरह का मैन पावर है, वो लोग ऑफिस में अपना बिल्डअप किए हैं, एक्सपर्ट्स रखे हैं इसी काम के लिए, उनके लिए आसान है 60-70 स्टॉक जो म्यूचुअल फंड में लेके लेके चलते हैं वो ट्रैक करना। बट वो हम और आपके लिए बिल्कुल भी ईजी वे नहीं है। इसीलिए कम से कम स्टॉक स्टॉक रखिए 20-30, दैट इज ये वेरी फेयर अमाउंट, और उसी को आप ट्रैक करते रहेंगे, उसी को अगर आपने देखते रहेंगे तो आपके लिए भी बढ़िया है। सो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा हैपाजर्ड करके या बहुत ज़्यादा स्टॉक्स उसमें डाल करके आपको पोर्टफोलियो को ख़राब नहीं करना है। और अगर आपने बिगिनर हो तो कम से कम आप 10 स्टॉक से चालू करिए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ये इन्वेस्टिंग का प्रोसेस अच्छा लगने लगेगा, आप खुद इसमें से रिजल्ट देखने लगेगा, तो आप उसमें से बड़ा करके आप 10 स्टॉक को बाद में 30 स्टॉक तक लेके जा सकते हैं। तो इनिशियल फेज में आप 10 स्टॉक से चालू करना। अब ये जो स्टॉक सिलेक्शन की बात चल रही है कि स्टॉक कैसे पिक किया जाएगा, कैसे अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए कुछ मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ, अगर आप हो सके तो इसको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको क्या देखना है कि आप जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक्स चूज कर रहे हैं उसका बिजनेस है वो डायनामिक होना चाहिए। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि एप्पल एप्पल का आपने आप लोग बिजनेस मॉडल का अगर ऊपर फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एप्पल एक इनोवेटिव कंपनी है। उनका बिजनेस कभी एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहता है। तो एप्पल इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट लैपटॉप एंड आईपैड्स एंड ऑल दिस थिंग्स ओनली। सो अब वो देखेंगे ना, डेली डेली वो लोग कुछ ना कुछ नया नया हर साल कुछ निकाल के लेके आते हैं, और जो कम्प्लीटली इनोवेटिव और कम्प्लीटली नया होता है बाद में मार्केट उसको फॉलो करता है। सो इस तरह का इनोवेटिव कंपनीज को ढूंढ करके निकालिए जिनके पास कुछ इस तरह का इनोवेटिव आइडिया है, वो रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं, समय के साथ साथ मिला करके अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं। सो दैट कंपनी विल लास्ट इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। तो वो कंपनीज आपके लिए भी बेटर रहेगा पोर्टफोलियो में रखने के लिए। एंड द सेकेंड वन अगर आप देखेंगे तो आपका जो उसके बाद का पॉइंट रहेगा दैट इज योर मोड। तो बिजनेस में मोड होना बहुत जरूरी है। मोड बोले तो एक पर्टिकुलर आप कंपटीटिव एडवांटेज की बात कर सकते हो, जिस जगह पे अगर पर्टिकुलर कोई कंपनी के पास ऐसे कोई खास एडवांटेज है, कुछ पैटर्न्स वगैरह हो सकता है, कुछ इनोवेटिव एडवांटेज हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो जिसके थ्रू में वो कंपनी बाकी दूसरे कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होता है, और जनरली वो कंपनी को बिजनेस में कुछ अलग से एडवांटेजेस मिलता है, तो उस कंपनी को भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो, तो आपके पोर्टफोलियो अच्छा स्ट्रांग बनेगा। तीसरा चीज आप कर सकते हैं, अवॉइड स्मॉल फिश इन वेरी बिग पॉन्ड। मतलब ये है, बहुत सिंपल है कि जहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर बहुत बड़ा है, बहुत हेवी है और बहुत ही पावरफुल है, उस जगह पे बहुत छोटा छोटा कंपनी अगर उसका पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है तो उसको अवॉइड करिए। मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल कैप कंपनी हमेशा बहुत छोटा नहीं होता है। आजकल के डेट में स्मॉल कैप का भी कैपिटलाइजेशन अगर चेक करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो 5,000 करोड़ का कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं होता है। इनफैक्ट आप स्मॉल कैप कंपनी अच्छा चूज कर सकते हो, बट एकदम से छोटा कंपनी मत चूज करना जो कि इनिशियल फेज में जस्ट उनका जर्नी बिगिनिंग हुआ है और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई बहुत बड़ा प्लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जनरली क्या होता है, उस जगह पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनके लिए गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और बाद में कभी अगर मार्केट का अगर ऐसे कोई अगर मतलब ऑड सिचुएशंस आया जिस जगह पे जनरली उस छोटा कंपनी के लिए एग्जिस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट वन,
डू नॉट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, बहुत सिंपल टर्म है, आपने सुने भी होंगे। कभी भी अगर कोई पर्टिकुलर अच्छा कंपनी का भी स्टॉक अगर गिरते जा रहा है तो उसको एवरेज करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल भी नहीं है, वो एवरेजिंग का कोई टेक्निक है ही नहीं। एवरेजिंग तो उसको बोलते हैं जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है और हर बार एक अप ट्रेंड में एक लोअर लो क्रिएट करता है, उसके बाद जब ऊपर जाना चालू करता है तब इन्वेस्ट करना। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एवरेजिंग। नीचे गिरते हुए अगर स्टॉक प्राइस को आप एवरेज करेंगे तो अल्टीमेट आपका एवरेज वैल्यू, उसका जो एक्चुअल प्राइस है सीएमपी है, उससे भी नीचे बिलोंग करेगा। अल्टीमेटली आपके लिए कोई फायदेमंद सौदा नहीं रहेगा। और इनफैक्ट बाद में क्या होगा, अगर किसी कारण से वो स्टॉक अगर टाइम पास करता है, अगर बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पाता है, तो आपका जो आपने एग्जैक्टली जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो अगर अच्छा कंपनी का भी स्टॉक्स है तो इंतजार करिए कि कब अपना वो आप अप ट्रेंड चालू कर रहे हैं, अप ट्रेंड में जाने के बाद ही जाकर के उसको आप एंट्री करिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, लो आरओआई इज डेंजरस बिकॉज, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर कंसिस्टेंटली अच्छा आरओआई अगर क्रिएट नहीं कर पा रहा है ईयर ऑन ईयर, अगर इसको आरओआई अगर क्रिएट कर भी रहा है तो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा अमाउंट में कर रहा है, सो दैट कुड बी वेरी डेंजरस। ठीक है। सो आरओई का फुल फॉर्म तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोग भी जानते होंगे। सो इस जगह पे जनरली क्या है कि अगर वो पर्टिकुलरली आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इनफैक्ट अगर मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छा भी चले तब भी वो कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है कि इस तरह कंपनीज को अवॉइड करिए। बिजनेस मस्ट हैव ए विजन एंड विजन ड्राइवर्स टू। तो बिजनेस में हमेशा एक विजन से डिपेंड होना चाहिए। जो भी बिजनेस को आप देख रहे हैं या तो आप लेने का सोच रहे हो, उस बिजनेस के पास एक विजन होना चाहिए। कोई भी गोल्स नहीं है, एम नहीं है, विजन नहीं है, ऐसे बिजनेस को आप अवॉइड करेंगे तो बेटर है। और विजन ड्राइवर बोले तो उनका मैनेजमेंट का विजन के साथ एक डायरेक्टली कोरिलेशन होना चाहिए, टाई अप होना चाहिए। उनका विजन के साथ साथ एक्ट करना चाहिए कि विजन मैंने बस लिख दिया और उससे काम नहीं हो गया, या तो मैंने इन्वेस्टर एजुकेशन में या तो मैंने इन्वेस्टर मीटिंग में जाकर के मैंने विजन के लिए एक बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये भी देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली उनका मैनेजमेंट उस विजन के ऊपर फॉलो करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो दैट कंपनी इज ए गुड कंपनी। सो ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। सो इस जगह पे क्या है, कंपनी का जो भी पॉलिसीज है, अगर उसका कोई न्यूज़ वगैरह पब्लिकली नहीं आ पाता है, बीच में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह चलता रहता है या कुछ अनएथिकल चीज़ें उस कंपनी के अंदर हो रहा है जो जनरली आप लोगों को इन्वेस्टर होने के नाते भी पता नहीं है, सो दैट कंपनी कुड बी डेंजरस वन। सो आप उसको अवॉइड करेंगे तो बेटर है। सो ट्रांसपेरेंसी को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। और अवॉइड पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक बिल्कुल भी अवॉइड करना ही बेहतर है। हाँ, यस, दैट इज़ वेरी पॉसिबल, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक का सेशन में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पेनी स्टॉक मल्टीप्लायर हो सकता है और पेनी स्टॉक में बहुत सारे हिडन पोटेंशियल्स भी रहता है। सो अगर आपने सही तरीके से पेनी स्टॉक चूज करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बट पेनी स्टॉक इसलिए डेंजरस है, बहुत सारे पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी कम रहता है, तो कम से कम पेनी स्टॉक ले रहे हैं, पेनी स्टॉक बोले तो आप कम से कम 100 सीएमपी से बिलो अगर कोई स्टॉक भी चूज कर रहे हैं तो उसमें लिक्विडिटी जरूर चेक कर लीजिए कि उसमें एक्चुअली वो स्टॉक लिक्विड है कि नहीं है। अदरवाइज फिर आप उस स्टॉक में ट्रैप हो सकते हैं, और ट्रैप हो जाएंगे तो आपका कैपिटल लॉक हो जाएगा, उसके लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह का लो लिक्विडिटी वाला स्टॉक को अवॉइड करने की कोशिश करिए। पिन पॉइंट योर एंट्री पॉइंट फॉर द साइक्लिकल स्टॉक। आप जिस भी स्टॉक को चूज कर रहे हैं, अगर वो कोई साइक्लिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो कम से कम उस पर्टिकुलर केसेस में आप एंट्री पॉइंट जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेसाइजली काम करिए। क्योंकि एंट्री पॉइंट आपने अगर ऊपर साइड में ले लिए या कोई गलत जगह पे ले लिए तो अपना ही अगला ही पल में आपको वो स्टॉक गिरते हुए दिखेगा, और जिस जगह पे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप उस स्टॉक को, अगर अच्छा भी कंपनी है तब भी आप पोर्टफोलियो से निकाल देंगे। तो जनरली इसलिए इस तरह का गलत डिसीजन में नहीं लेना है। साइक्लिकल इंडस्ट्री के केसेस में खास ध्यान रखिए कि आपका एंट्री हमेशा अच्छा सपोर्ट के आसपास या एक लोअर पॉइंट भी होना चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल, अवॉइड फैमिलियरिटी बायस एंड हार्ड मेंटालिटी। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए जो भी स्टॉक चूज करते हैं वो दूसरे का सुना सुनी करते हैं। कोई अगर बोल दिया कि ये कंपनी अच्छा है, ये आगे जाने वाला है, ये अच्छा करने वाला है, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर कोई कहीं पे अनाउंस कर दिया कि इसके बारे में पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है, सो वो बिल्कुल सोच विचार नहीं कर करके उसको पोर्टफोलियो में होल्ड कर लेते हैं। ऐसे काम बिल्कुल मत करना। हार्ड मेंटालिटी कुड बी डेंजरस, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में अगर आप 10% और 90% वाला रूल को अगर बिलीव करते हो, सो अगर आपको 10% वाला कम्युनिटी के आसपास भी पहुंचना है तो आपका थिंकिंग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स होना ही चाहिए। आप कॉमन थिंकिंग रखेंगे तो बाकी 90% के अंदर रहेंगे, दैट इज डेफिनेट। बट 10% के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे उसके बारे में बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी आप अपने आप को ही नहीं दे पाएंगे।
सो वो उस तरह का मेंटेलिटी दूर रखिए और फैमिलियरिटी बायस के से भी दूर रखिए, क्योंकि मेरे को टाटा कंपनी का स्टॉक अच्छा लगता है, मुझे रिलायंस अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ टाटा और रिलायंस में ही इन्वेस्ट करूंगा और बाकी जो टाटा का सिमिलर स्टॉक है उसको मैं अवॉइड करूंगा। नो, इस तरह का मेंटेलिटी बिल्कुल मत रखिए। स्टॉक मार्केट इज अ प्योर बिजनेस। इस बिजनेस में आपके दुकान में जो भी सामान है वो चाहे किसी भी ब्रांड का है, उसके प्रति बिल्कुल भी आपको एक एक 1% भी आपको एम्पेथिकल नहीं होना है, सिंपैथेटिक नहीं होना है। चाहे जो भी है वो आपके लिए बिजनेस है, अभी आपके लिए वो जस्ट ए आप बोल सकते हो दैट्स ए प्रोडक्ट ओनली फॉर यू। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी सेंटीमेंट होने का जरूरत नहीं है। नाउ ये एक बेसिक तरीका था आप लोगों के लिए कि कैसे कैसे आप पोर्टफोलियो एक अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश किया, क्योंकि इनफैक्ट इसके बारे में बहुत डिस्कशंस है। पोर्टफोलियो मेकिंग, पोर्टफोलियो क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ये सारी चीज़ करते हैं, बट इस जगह पे इतना सारी चीज़ करना पॉसिबल नहीं था। बट मैंने आपको जो टेक्निक बताया, अगर कम से कम उतना ही फॉलो करेंगे तो किसी के लिए भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना ईजी रहेगा। अब जो हम लोग मैं टेस्ट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज द एंड, एक्चुअली दिस इज द लास्ट टेक्निक मैं इस पर्टिकुलर जो सेशन में मैं जो बोलने वाला हूँ। ये ईटीएफ्स के बारे में डिस्कशन है। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। जनरली आप बोल सकते हो कि इट्स ए काइंड ऑफ अपना ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जो कि जनरली एक्सचेंज में भी ट्रेडेड होता है। उस पर्टिकुलर फंड में आप अपना डायरेक्ट अपना डीमैट अकाउंट से भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ईटीएफ्स का सबसे बड़ा बेनिफिट, जो कुछ बेनिफिट है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इनलाइटन कर दूंगा। बट जनरली जो ईटीएफ्स के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें है कि ईटीएफ का प्राइस बहुत कम रहता है और ईटीएफ में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफिकेशन की बात अगर करेंगे तो ईटीएफ क्या होता है ना, वो जनरली सेक्टोरल इंडाइसेस को रेप्लिकेट करता है। सेक्टोरल इंडाइसेस तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को भी पता होगा। जैसे निफ्टी में कम से कम 8 अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस है। उसमें से सारे सेक्टर्स का ईटीएफ अवेलेबल नहीं है, बट कुछ का जरूर है। वैसे निफ्टी 50 का अपना रेप्लिकेट वाला इंडाइसेस आपको मिल जाएगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 का मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का अलग से आपको सेक्टरल इंडाइसेस मिल जाएगा, गोल्ड का मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडाइसेस का रेप्लिकेट आपका ईटीएफ पे मिल जाएगा। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप निफ्टी में अच्छा कंपनी नहीं भी ढूंढ पाते हैं, जिनके लिए ये स्टॉक वगैरह पिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनके लिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग दैट इज अ वेरी गुड एंड वेरी इजीएस्ट मेथड। आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप थोड़ा सा समझ समझ लीजिए और देख लीजिए कैसे करना है। और इनफैक्ट मुझे बिलीव है कि आप भी इसको इजीली कर पाओगे। तो आपको करना इतना ही है कि अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करने का आपको लग रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप निफ्टी में इतने सारे स्टॉक्स ढूंढने का अगर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आप सिंपली निफ्टी 50 का ईटीएफ को आप ईटीएफ के ऊपर भी इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। उसमें ओवरऑल जितना भी निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, सारे के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और आप पोर्टफोलियो को जब भी डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो उसका एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपका रिस्क भी उसी हिसाब से डाइवर्सिफाई हो जाता है। ईटीएफ इन्वेस्टिंग बहुत ही लो रिस्क वाला इन्वेस्टिंग है, और साथ साथ में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, इसलिए रिटर्न भी आपके इंडेक्स के हिसाब से अच्छा ही मिलता है। हाँ, एक चीज़ है कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपको इन्वेस्टमेंट के सॉरी इंडेक्स के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ अल्फा रिटर्न जनरेट होगा, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो आपका इंडाइसेस को रिप्लिकेट करता है, तो जो बेंचमार्क इंडाइसेस को फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको रिटर्न देगा। नाउ द ट्रेड लाइक ए स्टॉक, ईटीएफ एक्चुअली क्या है ना, बहुत ही इजी है इन्वेस्टमेंट करना, इसलिए क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट से आप इजीली उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। जस्ट आप जैसे स्टॉक में बाई सेल करते हैं, ईटीएफ में भी कर सकते हैं। और ईटीएफ में लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छा रहता है, आप कभी भी उसको बाई करके सेल भी कर सकते हैं। तो आपके लिए कभी भी वो स्टॉक नहीं होगा, आपको कभी भी उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईटीएफ में जो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि बीड आस्क स्प्रेड की बात मैं करूँ, अगर दोनों के अंदर जो डिफरेंट है, बायर सेलर का जो मतलब उनका जो विस्ट प्राइस जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कभी कभी। तो आप अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए रिस्की है, बट अगर आप ईटीएम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एट ऑल रिस्की, और आपके लिए बहुत अच्छा भी है। और लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 का स्टॉक्स को अगर एक स्टॉक को भी अगर निफ्टी 50 का खरीदने जाते हैं, तो अगर मैं ये कैलकुलेट करके चलूँ कि एक स्टॉक का एवरेज प्राइस अगर 2000 रुपीज़ है आज के डेट में, तो आप 50 स्टॉक को आप खरीदने जाओगे तो आपको कितना खर्चा होगा? तो ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपया का उसमें आपको पोर्टफोलियो बनाने में लग जाएगा, उतना ही करने में। बट अगर आप वही चीज़ अगर ईटीएफ में आप खरीदते हो, ईटीएफ का प्राइस आपको नियरली कुछ 100 रुपीज़ भी नहीं होगा, मतलब 100 रुपया 200 रुपया ऐसे कुछ आपका आसपास आता है। जनरली बहुत बहुत अलग अलग ईटीएफ का अलग अलग प्राइसेस रहता है। गोल्ड ईटीएफ का प्राइस तो और भी कम रहता है। तो इस तरह से आप बहुत ही सस्ते में ये काम कर सकते हो। आपके लिए जिन लोगों का थोड़ा सा कैपिटल का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ईजी रहेगा इस तरह का इन्वेस्टिंग करना, तो वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। बट वही है कि माइंडसेट आपको हमेशा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। एकदम शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए।
ओके, तो मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग का मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सो जस्ट ए मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप लोग देख लीजिए इसको कैसे करना है। सो बहुत ही ईज़ी मेथड है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप इजीली इसको इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है इनफैक्ट। ओके। सो मैंने मेरा पर्टिकुलरली मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म से ट्रेडिंग करता हूँ, वो प्लेटफ़ॉर्म मैं आपके लिए ओपन कर लिया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आप जब भी कोई ईटीएफ का चार्ट ओपन करते हो, जैसे मैंने अभी गोल्ड बीज का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, सो आपको इनफैक्ट इसी तरह से चार्ट्स दिखेगा, आपको स्टॉक से की तरह दिखेगा। तो ये स्टॉक में जो है ना कि थोड़ा-सा इर्रेगुलरिटी आपको ज़्यादा दिखेगा और इसमें एग्ज़ैक्टली जिनको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आता है भी, उनके लिए भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैं आपको एक ईज़ीएस्ट प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है? आप इन्वेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम को हमेशा बड़ा रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आप ये टाइम फ्रेम को वीकली में कन्वर्ट कर दीजिए। आप वीकली या तो मंथली का टाइम फ्रेम यूज़ करिए, डेली का तो बिल्कुल भी मत करिए। ओके? तो पहला काम तो आपने ये कर दिए। उसके बाद दूसरा काम आपका क्या रहेगा, ये जो स्टॉक का आपका जो चार्ट दिख रहा है ना, ये कैंडलस्टिक में है। अब ये कैंडलस्टिक को चेंज करके आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लाइन चार्ट आपके लिए इजीली आप इसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, आप ड्राइंग भी कर पाएंगे, आपके लिए ईजी रहेगा। आप थोड़ा सा आप जैसे ही अब ये चार्ट को स्क्वीज करते हैं, तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली ये चार्ट में आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो गोल्ड का क्या स्थिति चल रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए क्विकली इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो इसको इजीली। बाकी आप लोग खुद ट्राई कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए भी ईजी होगा। देखिए, अभी गोल्ड पे क्या चल रहा है, सो यू कैन सी दैट गोल्ड में एग्जैक्टली अभी इस तरह से एक मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। अगर अभी थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे तो गोल्ड का जो अभी है, देख पाएंगे कि एक काप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था गोल्ड, और उसके बाद ये ब्रेकआउट होने के बाद ये कंसोलिडेशन मोड में है और अभी जस्ट नाउ ये क्या कर रहा है, एक रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो यस, अब गोल्ड में एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है जब ये रिटेस्ट कंप्लीट करके यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप इस तरह से एक एनालिसिस करके रख लीजिए, आप इस चार्ट को सेव करके रख लीजिए। बाद में जब कभी भी ये स्टॉक आपका इस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स बाउंस बैक करेगा, तो इस जगह पे बाउंस बैक करने का टाइम पे आप वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। करने के बाद आप उसमें वेट करते जाइए और फ्यूचर के लिए आप होल्ड करते जाइए। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा रूल क्या है कि कोई भी हैपाजेड पॉइंट पे, हैपाजेड लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना है। एज जैसे कि आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जैक्टली थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए और देखिए कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट में एंट्री करना आपके लिए आसान रहेगा, इजी रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट में एंट्री करिए। अगर आपको दोबारा कभी गोल्ड बी में इन्वेस्ट करना है इसके बाद भी, तो भी आपका जो भी मूवमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली इसी तरह का कोई सपोर्ट के आसपास ही जाकर के खरीदिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपने कभी हैपाजेड मूवमेंट पे आपने बाई करते हो, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना। तो ये तो रहा गोल्ड बी के बाद। मैं अगर दूसरा एक आपको और भी ईटीएफ दिखाता हूँ। लेट्स से ये ईटीएफ बैंक बी का है, ठीक है। बैंक बी में अभी क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे देख करके लग रहा है इसको दिस इज ए काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। आपके लिए ईज़ी रहेगा, इसलिए मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ। कैंडलस्टिक से आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो वो ऑब्वियसली अच्छा मेथड है, बट जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो वो इजीली इसको भी फॉलो कर सकते हो। यस, सो बैंक मी में इस तरह का एक अपना राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो फिलहाल बैंक मी को आप लोग अवॉइड करेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए बेटर है, क्योंकि इसके लिए आगे का प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी मतलब कंफर्म नहीं है, काफ़ी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो इसको अवॉइड करके चलेंगे तो बेटर है, इस तरह का चीज़ों को अवॉइड कर लीजिएगा, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। अब ये आपका ये कौन सा, ये आपका निफ्टी बी, निपॉन का। ओके, सो निफ्टी बी बोले तो निफ्टी, निफ्टी का रिप्लिकेशन। सो निफ्टी का रिप्लिकेशन अगर आपने चेक करेंगे तो आपको आप यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगा एंड आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, दिस इज ए पैटर्न निफ्टी में अभी जो फॉर्मेशन चल रहा है। ओके, तो निफ्टी में भी इस तरह का एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म था, ये ऑलरेडी आपका ब्रेकआउट दे चुका है और अभी ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यस, लेट इट रिटेस्ट फर्स्ट, इसको रिटेस्ट करने दीजिए। उसके बाद जब ऊपर जाएगा, आपका रिवर्स करेगा, कन्फर्मेशन के साथ बाउंस बैक करेगा, तो वहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉलिंग नाइफ, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको पकड़ना नहीं है, इस जगह पे एंट्री नहीं करना है, ठीक है। आप प्रॉपर एंट्री पॉइंट ढूंढिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे करके आपने खुद अपना चार्ट्स के ऊपर अपना वर्क कर सकते हो। यस, निफ्टी निपॉन एक्चुअली जो जूनियर भी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जूनियर भी बोले तो निफ्टी नेक्स्ट नेक्स्ट टू 50 वाला स्टॉक है। सो ये नेक्स्ट 50 वाला स्टॉक है। जनरली निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 वाला स्टॉक है, इसी के ऊपर ये इन्वेस्ट काम करता है। तो अगर आप ड्रॉ करते हो, देखिए एग्जैक्टली आपका ये रिटेस्ट पॉइंट के ऊपर ही है, और इसके बाद अगर ये यहाँ से ऊपर जाना चालू करते हैं, तो जनरली और इस हाई को अगर तोड़ देता है, तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ये वाला, ये आपको बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट रिसेंट दे सकता है। ओके, सो मैंने जस्ट आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया
इस जगह पे मैंने आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ उतना एक्सप्लेन मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा इनफैक्ट। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ईज़ी है मेथड, और इसी हिसाब से ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करेंगे तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा पोर्टफोलियो आप खुद बना सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर के लिए भी अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो अल्टीमेटली मैं आपको अपना पार्ट दोबारा से लेके आता हूँ। तो ये सारे जो टेक्निक्स था, मैंने इसके पहले भी ऑलरेडी 3 अलग-अलग मेथड्स को डिस्क्राइब किया हूँ। ये आपका जो लास्ट 2 टेक्निक बाकी था, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा-थोड़ा सोच समझ करके अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने के लिए वर्कआउट करिए, क्योंकि डेली बेसिस में ट्रेडिंग से पैसा आता है, नहीं आता है, ये जो कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे तो ही बेटर है। क्योंकि बहुत लोगों को मानना है कि यस, डेली बेसिस में लोग स्टॉक में से इनकम कर सकता है। बहुत लोग स्टॉक ऑप्शन में भी काम करते हैं। तो उनका जो है कि ओवरऑल अगर 1 ईयर या 2 ईयर्स का अगर आप नेट प्रॉफिट का अगर रिटर्न देखेंगे, एक्चुअली नेट प्रॉफिट बोले तो उनका नेट इनकम मतलब नेट जो प्रॉफिट है उससे अगर आपने मतलब आप बोलेंगे कि उसका जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह है उसको माइनस कर देंगे और जो भी आपका लॉसेस है वो भी काट देंगे, तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो उनका रेट प्रॉफिट है। उसी हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, कुछ उससे भी इतना मेहनत करने का भी कुछ बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिलता है रिटर्न्स वगैरह, तो बहुत कम केसेस में ही जनरली होता है। तो जो लोग जनरली इक्विटी मार्केट में उतना साउंड नहीं है, जिनके लिए थोड़ा-सा इक्विटी मार्केट को ट्रैक करना डिफ़िकल्ट है, टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों के केसेस में। जनरली आप लोग एक कोशिश करिए कम से कम एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना करके इस तरह से इन्वेस्टमेंट चालू करने के लिए।